आपका, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी समेत सेना के 4 जवानों की मंगलवार को मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उरबारी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि 20 मिनट तक, जी हां, 20 मिनट से अधिक समय तक चली गोलीबारी में एक अधिकारी सहित 4 सैन्यकर्मी और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि घायलों को अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर थी और अब इनमें से 4 शहीद हो गए हैं। सेना ने कहा कि अतिरिक्त सैनिकों को क्षेत्र में भेजा गया है और अंतिम जानकारी आने तक अभियान जारी था। अधिकारियों के अनुसार इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद अभियान शुरू किया गया था। सेना की 16वीं कोर, जिसे व्हाइट नाइट कोर के नाम से भी जाना जाता है, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक भेजे गए हैं, अभियान जारी है। वहीं पुलिस के एक प्रवक्ता ने मुठभेड़ की पुष्टि की, लेकिन कहा कि और विवरण का इंतजार है। जम्मू के डोडा में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत सरकार सख्ती के मूड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इस हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने सेना प्रमुख को आतंकवादी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को फोन कर कहा कि आतंकवादी और उनके संगठनों को लेकर कोई ढिलाई न बरती जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से डोडा में आतंकवादियों के साथ चल रहे मुठभेड़ को लेकर भी जानकारी ली। सेना प्रमुख से उचित एक्शन लेने की बात कही। इस बीच इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ AK जैन साहब जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व DGP हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विनोद दत्ता जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि जो हालात फिलहाल कश्मीर में हम देख रहे हैं सर, इससे पहले भी हम उसी तरह के हालात देखते आए हैं। क्या वजह है कि धारा 370 को निरस्त करने के बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है? देखिए, ये सब घटनाएं जो हो रही हैं, इसके पीछे जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से इंतखाबात होने हैं, उसका होना ज्यादा पाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि पिछले आप देखें करीब 70-78 दिन में ये 11वां अटैक है, जो एक चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरह से इंसर्जेंसी नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है, आप देखिए रियासी में जो अटैक हुआ था, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, और उसके बाद बदस्तूर इस तरह की वारदातें होती जा रही हैं। तो ये सब एक पैटर्न स्टैब्लिश करता है और इसमें बताया जा रहा है कि कैसे हम इन सब चीजों को हम दूर कर सकते हैं। रही बात आतंकवाद की, क्योंकि देखिए अगर भारत कोई स्टर्न एक्शन नहीं लेगा तो इस तरह की वारदातें बढ़ती जाएंगी। ऐसा नहीं है। आप देखिए करीब 23-24 आदमियों के बीच में एक सैनिक वहां मौजूद है। इतनी सेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन्स में डिप्लॉयड है। तो हमें चाहिए कि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखिए हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। हमारी किसी देश विशेष या किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय विशेष से नहीं है। तो भारत को चाहिए कि जहां इस तरह के लोग या दहशतगर्द की जो ऑर्गेनाइजेशन है या तंजीमें हैं जो पनप रही हैं, उनको नेस्तनाबूद किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। जिस तरह से NIA ने जो फंडिंग वगैरह थी उसको कम कर दिया है, तो आप देखिए स्टोन पेल्टिंग कुछ नहीं हो रहा। वादी कश्मीर में इस तरह की कोई वारदातें ज्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये चाहिए कि भाई इस तरह से जहां से भी अगर जो तंजीम, जैसे कश्मीर टाइगर्स की आप बात कर रहे हैं, तो कश्मीर टाइगर्स के जहां भी इस तरह के मरकज हैं या जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन पे भारत को अटैक करना चाहिए और उनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और इसमें विश्व आपका साथ देगा। पुलवामा की भी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी या उड़ी की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, मुझे नहीं लगता किसी देश ने उसकी मजम्मत की है।
क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। हमारी लड़ाई किसी देश के साथ नहीं है, किसी समुदाय के साथ नहीं है, या किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं। जी ठीक है, लेकिन जैन साहब देखिए, कश्मीर के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि देखिए क्या ये पहले कहा जाता था कि लोकल लोगों का जो सपोर्ट है वो इन लोगों को ज्यादा मिलता है, इस वजह से जो आतंकवाद है वो खत्म करने में बड़ी दिक्कत आती है। अब क्या दिक्कत आ रही है? क्या ये जो समस्या है वो उसका समाधान नहीं हो सका है क्या? देखिए, मुझे तो खुद बड़ा आश्चर्य होता है। मेरा तो ये मानना है कि पूरे बॉर्डर पे फौज लगी है, डिप्लॉयमेंट JNK में भी बड़ा हैवी है, और NIA भी पहले की अपेक्षाकृत बहुत एक्टिव है, IB है, रॉ है, सभी एजेंसीज लगी हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी बहुत कंपनीज हैं। फिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं? सवाल ये है। इसके ऊपर तो डिसाइसिव एक्शन लेना होगा। अगर नहीं लिया जाएगा तो इसी प्रकार की शहादत जो है वो जवानों की हमारे होती रहेगी। मेरा ये मानना है कि इस समय बयानबाजी से ज्यादा फील्ड में हमें एक्शन दिखना चाहिए। मैं बीच बीच में बयान सुनता हूँ, पढ़ता हूँ कि अगर हमें अनुमति मिले तो हम POK पे कब्जा कर लेंगे, हम यहाँ से ये जाएंगे, पूरा उसको कैप्चर कर लेंगे। मैं समझता हूँ इन सब का समय नहीं है। जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स पनप रहे हैं JNK में, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि DSP देवेंद्र सिंह जो दिल्ली में टेररिस्ट को लाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था, वो इतनी जल्दी छूट भी गया, बहाल भी हो गया और वापस एयरपोर्ट पे तैनाती भी कर दी गई। कल फिर उसकी गाड़ी से 2 टेररिस्ट पकड़े गए, उसके घर से 3 AK-47 राइफलें और हैंड ग्रेनेड और ये सब बरामद हुए। इसको किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है? इसको क्यों नहीं PSA में बंद किया जाता? इसकी सर्विसेज क्यों नहीं बर्खास्त की जाती? मैं तो हैरान हूं इसको पढ़कर। इसका मतलब है कहीं पर कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। ऐसे तत्वों को कहीं से संरक्षण मिल रहा है, और ये आपत्तिजनक है और घोर चिंता का विषय है। इसमें हर इंडियन को राइट है पूछने का कि भाई ये देवेंद्र सिंह इतनी जल्दी बहाल होकर वापस कैसे तैनात हो गया DSP? इसको क्यों नहीं आप NSA में आपने बंद किया? इसको क्यों नहीं आपने PSA में बंद किया? इसको आपने क्यों नहीं जो है बर्खास्त किया सर्विस से? वो अपनी गाड़ी में टेररिस्ट लेकर घूम रहा है, उसके घर से AK-47 मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और इन सब चीजों को हमको प्लग करना होगा। हर किसी को, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, सबको अपनी अपनी गिराबान में झांक के देखना होगा और सख्ती से पेश आना होगा। जैसा अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, जहां जहां इनके अड्डे हैं उन अड्डों में घुसकर अटैक करना होगा। ये अब डिफेंसिव पुलिसिंग से, डिफेंसिव टेक्निक से काम नहीं चलेगा। जहां आपको पता चले कि जो है उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करिए, वहां घुसकर अटैक करिए। और अगर आपके पास इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं है तो फिर बेकार है, आप इतने लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं। मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि इसमें ऑफिसर्स को लीड करना चाहिए, चाहे वो JNK पुलिस के हो, पैरामिलिट्री के हो, आर्मी के हो, और जहां जहां इनके हाइडआउट्स हैं, जो इनको संरक्षण देने वाले हैं, वहां पर जाकर हमको सीधे अटैक करना चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए सब अड्डों को। और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम जब तक नहीं करेंगे तब तक ये इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी और इसी तरीके से शहादतें होती रहेंगी। जी दत्ता साहब, जिस बात का जिक्र अभी जैन साहब कर रहे थे कि देखिए जो चीज आपके पास फिलहाल मौजूदा वक्त में है वो सही रहे, वो सही सलामत रहे, उसके अलावा आप तमाम बयानबाजी कर रहे हैं कि हम POK ले लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जो आपके पास है उसको तो आप ठीक रखिए, उन लोगों को तो आप सुरक्षित रखिए। इस ओर क्या आपको लगता है अभी और क्या कदम उठाने की जरूरत है? जड़ें कहाँ हैं सर? उन जड़ों को कैसे काटा जाएगा?
और कैसे इस कोशिशों में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या कदम उठाएं? देखिए, बिल्कुल जैन साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया और बिल्कुल सही कहा कि साहब ये वक्त नहीं है कि हम ये स्टेटमेंट दें या तकरीर करें या इस तरह की कोई सी चीज पे इंडल्ज करें। हमें चाहिए कि हम अपने जो वर्ड्स हैं उनको एक्शन में तब्दील करें। और इस तरह की जो वारदातें होती हैं इसमें लोगों का ट्रस्ट, देखिए आप एक चुनी हुई सरकार हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से रोज कैजुअलिटीज होंगी, हर तीसरे दिन एक आर्मी जवान या अफसर या जेसीओ शहीद होता है, अगर इसी तरह की वारदातें होती रहेंगी तो लोगों का ट्रस्ट उन जो नुमाइंदे आपने जिनका इंतखाब किया है वो उनसे उठ जाएगा। दूसरी चीज, आपके पास असला है, आपके पास फ्रेमवर्क है, आपके पास कुव्वत है, आपके पास ताकत है। जो नहीं है वो मुझे लग रहा है कि साहब पॉलिटिकल विल नहीं है कि हम इस इंसर्जेंसी को खत्म कर सके। और देखिए, आपको बिना बॉर्डर क्रॉस किए ही आप ऐसे जो इनके मरकज है, सेंटर है, ट्रेडिंग सेंटर है, उन पे आप अटैक कर सकते हैं। और विश्व का कोई भी देश जो मानवता के हित में है वो कभी इसकी मजम्मत नहीं करेगा। तो ये चाहिए कि हमें पहली बात इसकी जो जड़ है उसको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखिए, जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, जिस तरह की मतलब फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, ये मैंने 3 टेन्योर की है वादी कश्मीर में। इस तरह की वारदातें तो सन 90 में जब पीक पे इंसर्जेंसी थी, 90 से करीब 99 तक, तब नहीं देखी गई थी। आज 35 साल हो गए इस इंसर्जेंसी को और हम कहीं तक नहीं पहुंच पाए हैं। 5 लाख से ज्यादा के ट्रुप्स हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, डिफेंस फोर्सेज हो या स्टेट आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी हो या स्टेट पुलिस हो। तो कोई वजह बनती नहीं है कि साहब किस तरह से ये वारदात होते हैं। यस, इनिशिएटिव दहशतगर्द के पास रहता है, लेकिन अगर इस तरह की वारदात आप कह रहे हैं कि साहब फलानी तंजीम ने इसका जिम्मा लिया है, तो उसके जो आज आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज आपके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि एक कार में अगर 4 लोग बैठे हैं और 2 दहशतगर्द अगर पीछे की सीट पे बैठे हैं तो आप उनको खत्म कर सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए जो आगे 2 सीट पे बैठे हुए हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और बिल्कुल अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया देवेंद्र सिंह का। आप मुझे बताइए, आज दोबारा वो सर्विस में आ चुका है और फिर वही वैसी हरकतें करता है। तो अगर इस तरह की चीजें, देखिए, अगर पूरा स्टेट या पूरा हुकूमत ही अगर अपनी बेबसी दिखाएगी तो इसमें आवाम पे काफी असर पड़ता है। तो हमें चाहिए कि थोड़ा अग्रेसिव पोस्चर हमको लेना पड़ेगा, वरना इसी तरह की वारदातें होती रहेंगी और वही वक्तव्य दिए जाते हैं हर बार के साथ, ये बड़ा दुखद घटना है और उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि कोई जब तक स्टर्न एक्शन, कोई इस तरह का माकूल जवाब इन तंजीमों को नहीं दिया जाएगा या उन देशों को जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं या प्रायोजित कर रहे हैं, तब तक इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। केवल बातें करने से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। बिल्कुल, तो बातें करने से समस्या हल होने वाली नहीं है, इसके लिए कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे और पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। कश्मीर के संदर्भ में अगर हम कहें तो भले ही वहाँ पे सेना की तैनाती हो, बॉर्डर पर भी सेना तैनात रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आतंकवादी है वो अंदर घुस जाते हैं। ऐसे में लोकल पुलिस की भूमिका किस कदर रहती है इन तमाम चीजों के संदर्भ में, थोड़ा विस्तार से बताएं सर। लोकल पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उनका जुड़ाव लोकल पब्लिक से होता है। आए दिन लोकल पब्लिक को पुलिस से काम पड़ता है। उनके पास 10 काम से आते हैं। उनका ये दायित्व बनता है कि वो लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करें। मुखबिर नहीं, मुखबिर से काम नहीं चलेगा। मुखबिर आपको गलत सूचना दे सकता है। जो जेन्युइन सूचना देने वाले हैं उनको उनके टच में रहें, 1 to 1 उनसे संपर्क रखें, उनको उनका नाम किसी प्रकार से भी उजागर न होने दें और उनसे उनके टच में रहकर और ये पता लगाने का प्रयास करें कि क्षेत्र का कौन व्यक्ति है जिसके पास आके टेररिस्ट रुकते हैं, जिसके घर पर रुकते हैं, जिसके यहाँ से खाना जाता है, जो लगातार उनके टच में है। आपके पास में सर्विलांस की पूरी फौज है। आप सर्विलांस से बहुत से नंबर्स को आप परमानेंटली आप सर्विलांस पे रखते हैं। आपको जैसे ही सूचना डेवलप हो उसके ऊपर रेड करनी चाहिए। ये तो मतलब एक बेसिक नींव है, फाउंडेशन है पुलिस फोर्स की। वो आर्मी वो काम नहीं कर सकती जो कि पुलिस कर सकती है। पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का वहां पे प्राविधान है,
आप लोकल पब्लिक का कॉन्फिडेंस विन ओवर कीजिए। कौन कौन लोग हैं जो गलत हैं। पहले ये होता था कि साहब सरकार है वो प्रोटेक्शन दे रही है टेररिस्ट को। आज की तारीख में तो एलजी का शासन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। अब कौन सा नेता किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। इससे अच्छा कोई फ्री हैंड नहीं मिल सकता है। अब तो एलजी को नया एक फ्री हैंड और दे दिया गया कि आगे चलकर भी जब चुनी हुई सरकार होगी तभी आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग्स हैं और बाकी क्रूशियल पोस्टिंग्स हैं, लॉ ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट है, वो एलजी से अप्रूवल लेना होगा। इतने सब मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद इतनी घटनाएं हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है कि कहीं पर कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप है, कहीं पर जो है कोई कोताही बरती जा रही है। ये इसमें अकाउंटेबिलिटी सबकी फिक्स करनी होगी, और अकाउंटेबिलिटी जब फिक्स होगी और कड़ा एक्शन होगा तो लोग बाग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे, लगेंगे। ठीक है, पुलिस की भूमिका तो सर बाद में आती है। सबसे पहले तो सेना की भूमिका आती है। दत्ता साहब, आप सवाल इस बात को लेकर है सर, जब बॉर्डर से एंट्री इनकी होती है तो ये कैसे हो जाती है? तमाम वहां पर तैनाती होने के बावजूद भी ऐसी हिम्मत कैसे पड़ जाती है सर? कैसे इनकी एंट्री हो जाती है? किस तरह से ये पूरा मकड़जाल बिछाया जाता है, लोगों को इसमें फंसाया जाता है? कैसे काम करता है सर ये? देखिए, ऐसा है कि जब से बॉर्डर पे फेंसिंग की गई है तो करीब 3 लेयर्ड जो रिंग सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है सिक्योरिटी का। पहली बात तो जो बॉर्डर फेंसिंग है वो एक सबसे बड़ा हर्डल रहता है। उसके बाद एक मिडिल रिंग होती है, उसके बाद एक डेप्थ एरियाज में होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साहब ये जो दहशतगर्द हैं वो केवल बॉर्डर एरिया से आए, वहां से भी घुसपैठ होती है। जब कोई इंक्लेमेंट वेदर होता है या मौसम खराब रहता है या बर्फ पड़ने लगती है तब ये घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जहां बॉर्डर बिल्कुल पोरस है, चाहे वो आप नेपाल को लें, बांग्लादेश को लें, और भी इस तरह के कई जो हैं, चाहे वो आप सी रूट लें। आप देखिए बंबई का अटैक जो हुआ था वो समुद्र के रास्ते से हुआ था। तो वहां से भी लोग इस तरह से भारत के अंदर आ जाते हैं और फिर वो काफी दिनों तक बिल्कुल ओजीवी की तरह काम करते हैं और उसके बाद इन वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जो सशस्त्र सेनाएं हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बदस्तूर इन पे नजर रखे रहती हैं। लेकिन क्योंकि ये जो लोकल आबादी है वहां घुल मिल जाते हैं या उन्हीं की तरह का पहनावा पहनते हैं या उन्हीं की तरह ये रहते हैं, तो ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और पता लग भी जाए तो भारतीय सेना की जनरली हम लोगों की सिखलाई ये रहती है कि साहब कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, कोई असैनिक ना मारा जाए, कोई इनोसेंट आदमी ना मारा जाए। इसीलिए आप देखिए कि जो इन ऑपरेशंस में कैजुअलिटीज जो सेना की होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है बनस्पत कोई वैसे एक्सटर्नल ऑपरेशन हम जो करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें देखिए काडर रिक्रूटमेंट में काफी कमी आई है। लेकिन ये जो वारदातें बढ़ रही हैं ये काफी चिंता का सबब है, क्योंकि इसमें ये जरूरी नहीं है कि साहब ये बॉर्डर से ही आ रहे हैं, और भी कई रास्ते हैं भारत में दाखिल होने के। आप नॉर्थ ईस्ट से देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट से काफी वहां पोरस बॉर्डर है और वहां जब म्यांमार के रास्ते से लोग आ रहे हैं, नेपाल के रास्ते से आ रहे हैं, इधर बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को, और इतना देखिए 4000 किलोमीटर का तो बांग्लादेश का ही बॉर्डर है और आप देखिए करीब 3488 किलोमीटर का चाइना के साथ बॉर्डर है और पाकिस्तान के साथ भी इतना बॉर्डर है। तो ये सब चीजों पे बिल्कुल इंच टू इंच निगरानी रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें और भी टेरेन इंपरेटिव्स होते हैं। खराब वेदर हो गया, आपके जंगल हो गए, और भी इस तरह की सुरंगें वगैरह ये बना लेते हैं। हालांकि पेट्रोलिंग बदस्तूर की जाती है, तो ये बिल्कुल इंच टू इंच मैपिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना आपके पास रिसोर्सेज हैं ना आपके पास मैन पावर। तो इसमें लोकल पुलिस का, जैसे जैन साहब ने कहा, बड़ा अहम रोल बन जाता है, क्योंकि इनको जो है वो ग्राउंड की जो पल्स है वो पता होती है। हालांकि अब कश्मीर में ये बड़ी अच्छी चीज देखी जाती है कि लोकल पुलिस का भी वहाँ सहयोग जो है, या जो जेके पुलिस है और सेना मिलके ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं और इसके बेहतरीन रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर विनोद दत्ता जी आपका, और जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए और इस खास कार्यक्रम के माध्यम से
जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर आतंकियों ने जिस तरह से घुसपैठ किया और उसके बाद उसमें 4 सेना के जवान शहीद हो गए, ये वाकई बड़ा सवाल खड़े करता है। और साथ ही साथ अब सवाल इस बात को भी लेकर है कि आखिर सरकार की तरफ से इस और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे ताकि कम से कम इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।